दिया जाता है और उसके बाद उसको एक एक केस पे लागू किया जाता है। तो अर्थ पे लागू किया, मार्स पे, जुपिटर, सैटर्न, सब पे होगा। तो ये होगा। इसका एक और उदाहरण समझिए कि ऑल मेन आर मोर्टल, सभी मनुष्य मरणशील हैं। राम इज ए मैन, तो राम पर भी वो लागू होगा ना कि राम इज मोर्टल। सोहन इज ए मैन, सोहन इज मोर्टल। सीता इज ए ह्यूमन बीइंग, शी इज मोर्टल। तो मैन यहाँ मनुष्य के सेंस में, तो सीता इज ए मैन हो सकता है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि हम इस रूल से कंक्लूजन निकाल रहे हैं, एक एक केस में लागू कर रहे हैं। तो ये जो है ना पढ़ाने का तरीका, ये छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे रूल को याद कर लेंगे और उसके हिसाब से पढ़ेंगे। इसमें कुछ अपना दिमाग लगाने का नहीं है, ये दूसरे के ज्ञान पर निर्भर करता है। दूसरे रूल बना के चले गए, हम उस रूल को फॉलो करते हैं। तो ये हुआ डिडक्टिव अप्रोच, ठीक है। उसके बाद होता है इंडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच में क्या होता है कि हम लोग एक एक एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं और उसके बाद रूल बनाते हैं। एकदम इसका उल्टा। इसमें क्या हुआ कि रूल जान गए, उसके बाद एक एक केस पर हम लागू करते चले गए। यहाँ हमारा अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ा, ठीक है। और इंडक्टिव में क्या होता है? उल्टा। सुन रहे ना? इंडक्टिव में पहले हम एग्जाम्पल्स लेते हैं, तब रूल बनाते हैं। तो यहाँ पर हो गया एग रूल। याद रखना है क्या हमें? रूल एग डिडक्टिव और एग रूल इंडक्टिव। इसमें क्या होगा? एक एक केस को देखेंगे, एक एक केस। अर्थ मूव्स अराउंड द सन, मार्स मूव्स अराउंड द सन, जुपिटर मूव्स अराउंड द सन करके हम 9 प्लैनेट्स को देखेंगे कि क्या कैरेक्टर है। तो सबको देख रहे हैं कि सब सन के अराउंड घूम रहा है। तो हमारा कंक्लूजन रूल बन गया कि ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। तो ये हुआ इंडक्टिव। तो इसमें ये क्या है, बड़े बच्चों को या सीनियर लोग के पढ़ने के लिए इसमें क्या है, दिमाग लगने की बात है। आप एक एक केस को स्टडी करते हो, तब जाकर आप कुछ रूल निकालते हो। तो कोई भी चीज, किसी भी चीज के बारे में स्टेटमेंट देने का, सिंपल स्टेटमेंट अभी के फ्रूट्स में कि आप अभी वाटरमेलन आया हुआ है या मैंगो आया है, अभी नया नया मैंगो आया है, तो आप इंडक्टिव मेथड से मैंगो के बारे में स्टेटमेंट या रूल कैसे बनाओगे? आप 4 जगह का मैंगो खाओगे खरीद के, झरिया से खरीदोगे, स्टेशन से खरीदोगे, गोविंदपुर से, स्टील गेट से, सब जगह से आपने खरीदा और सबको टेस्ट किया, तो आपने पाया सब आम थोड़ा थोड़ा खट्टा है। तो आपका रूल क्या बना कि अभी के आम खट्टे हैं। तो इसके लिए इसमें क्या हुआ, आपने मेहनत किया, 4 जगह पे जाके वहां से आम खरीदा, उसको खाया, टेस्ट किया, तब आपने कंक्लूजन निकाला। तो ये क्या है कि ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़े लोग के लिए है। तो बड़े लोग खुद से एक्सपेरिमेंट करके तब कंक्लूजन निकालते हैं। तो ये हुआ इंडक्टिव अप्रोच। संक्षेप में इतना जानना आपके लिए काफी है। फिर इसका हम आपको एक वीडियो भेज देंगे, उसमें सारा इसका डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे समझ में आ गया कि इंडक्टिव क्या है और डिडक्टिव अप्रोच क्या है। आज हम लोग पढ़ने आए हैं प्रोजेक्ट मेथड, है ना, जिसमें हम प्रयोग विधि या प्रोजेक्ट मेथड को किसने दिया है? प्रैग्मेटिक एजुकेशन का। ये प्रयोजनवाद का है। प्रोजेक्ट मेथड जो है ना, ये प्रयोजनवाद, प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रयोजनवाद। जिसके जनक कौन थे? प्रयोजनवाद के जनक थे डीवी। वो फिलोसोफर थे, अमेरिकन फिलोसोफर और एजुकेशनिस्ट थे। डीवी जो थे ये अमेरिकन फिलोसोफर और एजुकेशनिस्ट थे। फिलोसोफर और शिक्षाविद, दार्शनिक और शिक्षाविद, एजुकेशनिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने इसको प्रोजेक्ट मेथड को डेवलप किया और इसको फिर बाद में उनके ही शिष्य थे डॉक्टर विलियम हेड किलपैट्रिक। ये हमेशा सवाल आता है कि प्रैग्मेटिक एजुकेशनल फिलॉसफी के जनक थे डीवी और डीवी के शिष्य ने किलपैट्रिक थे, जिन्होंने प्रोजेक्ट मेथड को डेवलप किया और परफेक्ट किया। ये जो प्रोजेक्ट मेथड है, ये किलपैट्रिक कौन थे? तो किलपैट्रिक प्रोफेसर थे, कहाँ के? यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया,
यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में थे। ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और डीवी के चेला भी थे। ठीक है, इन्होंने इसको फुल फॉर्म दिया, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया अमेरिका में। ठीक है, ये जो मेथड है, ये बुकिश जो पहले पढ़ाई होती थी, बुकिश मेथड जो था, टेक्स्ट बुक मेथड, ट्रेडिशनल जो मेथड चला रहा था जहाँ पर टीचर पढ़ाते थे और बच्चे चुपचाप निष्क्रिय सुनते रहते थे, उस मेथड के अगेंस्ट, यह विरोध में ये मेथड लाया गया। ये उसके अगेंस्ट ये रिवोल्ट था और ये ट्रेडिशनल स्कूल एनवायरनमेंट था जहाँ पर कि बच्चों में बहुत ज़्यादा असंतुष्टि थी। वो किताबी ज्ञान को रट रट कर थक गए थे और पैसिव तरीका था, क्योंकि केवल टीचर सेंटर्ड मेथड हुआ करता था, बट चाइल्ड सेंटर्ड मेथड नहीं होता था। तो इसको चेंज करने के लिए, इसमें बदलाव लाने के लिए प्रोजेक्ट मेथड को लाया गया, जिसकी शुरुआत डीवी ने की और किलपैट्रिक ने इसको विकसित किया और परफेक्ट बनाया। इस प्रोजेक्ट मेथड का क्या क्या फीचर है? पहला, ए प्रॉब्लमेटिक एक्ट। क्या मतलब है कि कोई प्रॉब्लम को लेकर हम चलते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो बच्चे करते हैं, टीचर क्या करता है यहाँ पर? टीचर उनको सपोर्ट करता है, गाइड करता है, उनको इंस्ट्रक्शंस देता है, बताता है, लेकिन टीचर कुछ खुद नहीं करता है, बच्चों को करने दिया जाता है। तो यहाँ बच्चों को फ्रीडम मिलता है करके सीखने का। फिर ये पर्पसफुल एक्टिविटी है। जो भी प्रोजेक्ट दिया जाता है वो ऐसे ही कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया जाता, वो पर्पसफुल होता है। मतलब वो प्रोजेक्ट को बनाने से बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होती है, उनके स्किल में वृद्धि होती है, उनमें ह्यूमन वैल्यूज की वृद्धि होती है। तीसरा है ये होल हार्टेड एक्टिविटी। जो प्रोजेक्ट मेथड है, इससे जो बच्चे काम करते हैं तो उसमें उनका पूरा दिल लगता है, मन लगाकर काम करते हैं, वो अपने को इम्पॉर्टेंट फील करते हैं और हर बच्चे के हिस्से में जो काम आता है वो काम को वो करके अपने को अच्छा फील करता है। एक्टिविटी इन नेचुरल सेटअप। जो भी इस प्रोजेक्ट मेथड में प्रोजेक्ट दिया जाता है वो नेचुरल सेटअप में, नेचर के अमिड्स, ये नहीं कि आर्टिफिशियल कुछ बना दिया गया और वहाँ जाके उनको करना है, नहीं, वो खुद जाते हैं हर जगह पर, साइट पे जाके। सपोज कि प्रोजेक्ट दे दिया गया कि आप जाइए, इकोनॉमिक्स कॉमर्स वालों को दे दिया गया कि जाइए बिग बाजार पर प्रोजेक्ट बना के आइए। तो ये बिग बाजार पर प्रोजेक्ट क्लासरूम के अंदर नहीं बनेगा, इसके लिए बच्चों को जाना होगा बिग बाजार में, वहाँ पूछना होगा कितने लोग, कितने तरह के ब्रांड्स आते हैं, कितने ब्रांड का कोलैबोरेशन है, कितने तरह के ब्रांड के कपड़े वहाँ बिकने आते हैं, कितने स्टाफ हैं, कितने कंप्यूटर्स अभी हैं, कितना फंड है, कितना पैसा लगा है, कितने स्टाफ हैं, कितने मैनेजेरियल स्टाफ हैं, कितना एडमिनिस्ट्रेटिव में है, कितना बिजली का खर्चा है, कितना मेंटेनेंस में खर्चा है, कितने तरह के प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जाके आपको नेचुरल सेटिंग में वहाँ जाकर पता करके प्रोजेक्ट बनाना होता है। ये नहीं कि आप गूगल से उतार के प्रोजेक्ट बना देंगे। आपको धनबाद का अगर बिग बाजार का पर प्रोजेक्ट बनाना है तो बिग बाजार जाना होगा। अगर बैंक, रूरल बैंक पर प्रोजेक्ट बनाना है तो बैंक में जाकर वहाँ के एक्टिविटीज़ को देखकर वहाँ के आधार पर आपको बनाना होगा प्रोजेक्ट। 1 मिनट में पानी पीऊँ, फास्टिंग है आज मेरा ना, इसलिए थोड़ा। ठीक है, फिर अ बिट ऑफ रियल लाइफ इंट्रोड्यूस्ड इन स्कूल। अब जब प्रोजेक्ट बनाने लगते हैं तो आप क्या करते हैं? किताबी ज्ञान नहीं है, रियल लाइफ को आप ला रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो कि प्रोजेक्ट आपको यही बनाना है कि इतना सारा सीड्स ला के दे दिया गया साइंस वालों को और इनको आप लगाइए, इससे आप पौधे बनाइए, तो ये सारा चीज़ जब आप करते हैं तो स्कूल में भी आपका रियल लाइफ का प्रोजेक्ट काम होने लगता है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ प्रैक्टिकल नेचर। अब प्रोजेक्ट बनाने में आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या कुछ भी चीज़ फेस करना है तो वो खुद ही आपको सॉल्व करना है प्रैक्टिकल वे में। ठीक है, वो वहाँ पर टीचर नहीं मिलेगा। अब आप प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, रास्ते में आपका ऑटो से जाना है, पुलिस ने ऑटो रोक दिया, नहीं जाना है, उधर कर्फ्यू लगा है, देन यू विल हैव टू सॉल्व। देयर विल बी नो टीचर, नो सपोर्ट, नो बैकअप। तो आपको यहाँ इंडिपेंडेंट बनने के
चांस मिल रहे हैं। अभी के सिचुएशन में तो स्कूल्स बंद हैं, लेकिन सपोज इस तरह का जो माहौल चल रहा है, कभी भी कुछ इमरजेंसी लग सकती है, तो इस तरह की स्थिति में परिस्थिति को हैंडल करना भी आपको सीखना होता है। फिर क्या है कि इसमें जो अचीवमेंट होता है, जो आप सीखते हैं और जो अक्वायर होता है नॉलेज, वो पॉजिटिव होता है, कॉन्क्रीट होता है, मतलब कि उसमें कुछ भी नकारात्मक नहीं है। आपने करना शुरू किया, आपको दिक्कत आई, वो भी उसका एक हिस्सा है। आपने सक्सेसफुली कर लिया, वो भी आपका हिस्सा है। तो सक्सेस और फेलियर सब प्रोजेक्ट का हिस्सा है। सो एवरीथिंग इज पॉजिटिव हियर। अगर नहीं सक्सेसफुल हुआ तो भी ये पॉजिटिव है। बैंक में आप गए, आपको बैंक में घुसने नहीं दिया, नहीं अभी नहीं घुसना है, इतना आदमी से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं, तो आपका प्रोजेक्ट नहीं बना, तो ये भी एक एक्सपीरियंस हुआ है ना। तो इस तरह का अचीवमेंट जो हुआ वो कॉन्क्रीट और पॉजिटिव हुआ। तो ये तो फीचर्स हो गए प्रोजेक्ट के। अब प्रोजेक्ट मेथड किस प्रिंसिपल्स पे काम करता है, किन सिद्धांतों पे काम करता है, वो हम देखेंगे। तो द प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, इसका सिद्धांत है उद्देश्य का सिद्धांत। उद्देश्य का सिद्धांत का मतलब क्या हुआ? प्रिंसिपल ऑफ पर्पस का मतलब हुआ कि यहाँ पर्पस क्या है, बच्चों को एक प्रोजेक्ट दिया गया, ठीक है, होमवर्क देने में तो वो किसी से करा लेंगे, लेकिन यहाँ प्रोजेक्ट तो खुद से जाके करना है, खुद शामिल होना है उसमें, खुद पार्टिसिपेट करना है। तो यहाँ पर बच्चे को क्या है, मोटिवेशन मिल रहा है, वो अपना गोल समझ रहा है कि मुझे ये काम दिया गया है, मुझे ये काम करना है, अब उसको वो बहुत मनोयोग से करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल ऑफ पर्पस हुआ। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। ये बैठे बिठाए प्रोजेक्ट नहीं बनने वाला, ठीक है, कि आप बैठे हो और प्रोजेक्ट बन जाएगा, नहीं। यहाँ पर है चिल्ड्रन आर अलाउड टू डू एंड लिव थ्रू डूइंग, मतलब उनको करना भी है और करते हुए जीना है। लिव थ्रू डूइंग मतलब काम को करते जाना, ये हो गया, इसके बाद ये स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप है, तो ये सारा चीज करना है। सपोज बैंक में जाके उनको बैंक का वर्किंग सीखना है, सब सिचुएशन नॉर्मल है, बैंक में गए, वो सारा चीज़ पता कि ये सिंगल विंडो क्या होता है, टेलर मशीन क्या है, फिर बैंक का जितना तरह का लोन कितना तरह का है, तो डेबिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड क्या है, ये सारी चीज़ें उनको जानकारी मिलनी है। अब उस जानकारी को लेते जाना है, नोट करते जाना है, उसके बाद उसको प्रोजेक्ट बनाना है, तो ये सारा चीज़ उनको जीना है, मतलब लिव थ्रू डूइंग, करते जाना है और उसको लिखते जाना है, मतलब अलर्ट रहना है। लिव थ्रू डूइंग मतलब अलर्टनेस के साथ काम करना है। फिर है द प्रिंसिपल ऑफ सोशल एक्सपीरियंस। सोशल एक्सपीरियंस क्या होता है? जब आप लोगों के साथ काम करते हो तो आपका एक समाज हो जाता है ना। आप सिंगल काम करते हो तो अलग होता है, और जब आप 2 आदमी 4 आदमी के साथ करते हो तो आपके काम करने का एक तरीका होता है, तो वो सामाजिक हो जाता है। सामाजिक होने का मतलब है कि आपको कोऑपरेशन चाहिए, इंटरडिपेंडेंस चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच चाहिए, ये सारी चीज़ें सामाजिक क्वालिटी होती है जो मिलजुल कर करने को बाध्य करती है, ठीक है। तो ग्रुप में काम करने का आपको मौका मिलता है। फिर द प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी, जब आप काम करते हो प्रोजेक्ट में तो रियल सिचुएशन में काम करते हो। बैंक में काम करना है तो बैंक में जाके देखना है, बिग बाजार पे काम करना है तो जाके करना है, रोड का सर्वे करना है कि ट्रैफिक रूल्स कितने लोगों को पता है या ट्रैफिक रूल्स कितने लोग मानते हैं। तो आपको वहाँ खड़े होकर देखना होगा कि किसी चौराहे पे या जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होता है वहाँ पर देखना है कि कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, कितने नहीं फॉलो कर रहे हैं, कितने जेब्रा क्रॉसिंग के पहले रुकते हैं कि नहीं, कितने सिग्नल्स के कलर्स को पहचानते हैं कि नहीं, कितने हॉर्न बजाते हैं अननेसेसरी, कितना 3 आदमी को बैठा के ले जा रहे हैं, कितने बिना हेलमेट के जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखना होता है। तो रियल लाइफ सिचुएशन में खड़े होकर आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है। फिर द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, यहाँ प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पहले क्या था कि ट्रेडिशनल मेथड में टीचर सर्वे सर्वा था, टीचर के इंस्ट्रक्शन पे बच्चों को करना था, कोई फ्रीडम नहीं था। यहाँ पर काम करने का फ्रीडम है, प्रोजेक्ट बता दिया गया आपको ये करना है, ऐसे ऐसे करना है। नाउ चिल्ड्रन आर फ्री, दे आर फ्री टू गो टू मीट एनी पर्सन। सपोज बैंक में जा रहे हैं तो किससे मिलेंगे, क्या बात करेंगे, कैसे बात करेंगे, उनके पीछे पीछे टीचर नहीं घूम रहा है, ये नहीं बोल रहा ऐसे पूछो, ऐसे बोलो, ऐसे करो, वहाँ उनको फ्रीडम है।
उनको पता है कि उनको क्या क्या ये इंफॉर्मेशंस गैदर करना है, क्या क्या सूचनाएं एकत्र करनी है, वो उस हिसाब से अपना लिस्ट बनाएंगे और वो चेकलिस्ट से मिलाते हुए इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे और उसको फिर प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है। फिर द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, क्या मतलब है कि ये प्रोजेक्ट जो बनाया जा रहा है ये फालतू का प्रोजेक्ट नहीं बन रहा है, इसकी उपयोगिता है, इसकी उपयोगिता ये है कि जिस ग्रुप को जो प्रोजेक्ट दिया गया है उसके बारे में उसको जानकारी हो जाए, अच्छी तरह से जानकारी हो जाए, वो उसके बारे में फिर वो दूसरों को भी बता सके। ठीक है। तो ये तो इन सिद्धांतों पर काम हुआ। अब प्रोजेक्ट जो है वो 4 तरह का होता है। 4 तरह का, एक होता है प्रोड्यूसर टाइप, दूसरा होता है कंज्यूमर टाइप, तीसरा होता है प्रॉब्लम टाइप और चौथा होता है ड्रील टाइप। प्रोजेक्ट क्यों दिया जा रहा है? सीखने के लिए, लर्निंग के लिए प्रोजेक्ट है कि प्रोजेक्ट करके आप कुछ सीखिए, करके सीखना यहाँ पर आ रहा है। तो ये है प्रोड्यूसर टाइप, जब आप प्रोजेक्ट में कुछ बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, कुछ नया बनाते हैं, एक्चुअल कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। आपने कुछ बनाया, सपोज आपने प्लांट ही लगाया और वो प्लांट लहलहा उठा, उसमें फूल पत्ती या फल आने लगे, तो यहाँ पर आपने क्या किया? आपका प्रोजेक्ट क्या था? प्रोड्यूसर टाइप। आपने बनाया जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, है ना। आपने डोरबेल बनाया, ये प्रोजेक्ट दिया गया साइंस के स्टूडेंट्स को कि डोरबेल बनाओ। ठीक है, आपने बना दिया, अब उस बेल को लगा दिया तो वो बेल अब काम कर रहा है, तो इट इज़ एक्चुअल कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। साइंस, हर सब्जेक्ट का अलग अलग तरह का प्रोजेक्ट हो सकता है। ठीक है। दूसरा है कंज्यूमर टाइप। तो कंज्यूमर टाइप में क्या है? आपने प्रोजेक्ट को बनाया नहीं, सीखा। मतलब पढ़ाई करके, सुन के, आपको लेक्चर सुनने के लिए भेजा गया, पढ़ाई करने के लिए मौका दिया गया, तो इस तरह से आपने क्या किया कि प्रोजेक्ट को एज ए कंज्यूमर मतलब यूज करके सीखा। वो ओकेजन को, वो अवसर आपको जो दिया गया कि जाइए फलाने जगह वर्कशॉप अटेंड करके आइए, जाइए फलाना सेमिनार अटेंड करके आइए, तो आपने वहाँ देखा, सुना, जाना, तो इस तरह से आपके ज्ञान में वृद्धि हुई। ये किस तरह का प्रोजेक्ट हुआ? कंज्यूमर टाइप। क्लियर है? नहीं समझ में आने से पूछना। तीसरा है प्रॉब्लम टाइप। अब क्या है कि आपको एक प्रॉब्लम दे दिया गया, साइंस वालों को या किसी को भी दिया गया कि डेंसिटी, इस लिक्विड आइटम का डेंसिटी बताइए। तो यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट आपको दिया गया किस टाइप का? इंटेलेक्चुअल प्रोसेस से उसका लिक्विड का डेंसिटी आपको ज्ञात करना है। तो उसको आप ज्ञात करने में ये प्रोजेक्ट जो आपको मिला, तो इसमें भी तो आपने लर्न किया ना, तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम टाइप। प्रॉब्लम दिया गया, उसको आपने सॉल्व किया, आपका ये प्रोजेक्ट हुआ। फिर अगला है ड्रिल टाइप। ड्रिल टाइप में मतलब होता है प्रैक्टिस करना, कोई चीज को, कोई स्किल को सीखने के लिए। सपोज कि आपको एक म्यूजिक सिखाना, प्रेजेंट करना है, उसका प्रोजेक्ट दे दिया गया कि आप खुद भी सीखो, पूरे ग्रुप को सिखाओ। कोई भी गाना सिखा दिया गया, नेशनल एंथम ही सिखा दो सबको गिटार पे। तो अगर आपको गिटार बजाना आता है तो ये ड्रिल टाइप का, प्रैक्टिस करा के लोगों को सिखाना। वोकेबलरी, वर्ड पावर बढ़ा दो, 100 वर्ड सिखा दो 2 दिन में एक ग्रुप को। तो ये ड्रिल टाइप का प्रोजेक्ट हुआ। इसमें आप मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं या अपने ग्रुप को सिखा रहे हैं, लर्न करा रहे हैं। तो ये हो गया सर्टेन डिग्री ऑफ स्किल को अक्वायर कराया आपने अपने ग्रुप को। प्रोजेक्ट जो होता है वो ग्रुप में होता है, सिंगल भी होता है, लेकिन ज़्यादातर ग्रुप में दिया जाता है क्योंकि क्लास में ज़्यादा बच्चे होते हैं। अब प्रोजेक्ट का स्टेप्स क्या है, किस किस स्टेप्स? हाँ, नहीं दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा उधर का तो हो गया। थोड़ा सा हम रुको, इसको थोड़ा सा कैमरा घसका लेते हैं, उस साइड का तो हो गया। ठीक है। हाँ, अब स्टेप क्या है? पहला स्टेप है जब हम प्रोजेक्ट करने जाते हैं, प्रोजेक्ट मेथड में पहले टीचर जो है ना एक सिचुएशन देता है आपको कि आप, और वो सिचुएशन किसको, क्या टेम्परामेंट है उसके हिसाब से। सपोज मुझे म्यूजिक बिल्कुल नहीं आता है और मुझे प्रोजेक्ट मिल जाए कि आप गाना सिखाइए एक ग्रुप को,
तो क्या होगा, वो प्रोजेक्ट फ्लॉप हो जाएगा। इसलिए टेम्परामेंट ऑफ स्टूडेंट, जो स्टूडेंट का टेम्परामेंट है, जो उसकी रुचि है, जिसमें उसको थोड़ा वो एक्सेल करता है, उसके हिसाब से वो सिचुएशन। एकदम साई बच्चे को दे दिया गया कि जाइए आप बैंक पर प्रोजेक्ट बनाइए और सबसे बात कीजिए, वो बात ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बच्चे के टेम्परामेंट के, स्टूडेंट के टेम्परामेंट के हिसाब से सिचुएशन प्रोवाइड करना, ये किसकी ड्यूटी है, टीचर की। टीचर विल प्रोवाइड द सिचुएशन, प्रोवाइड अ सिचुएशन, टीचर विल गिव असाइनमेंट और गिव प्रोजेक्ट टू द स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू हिज टेम्परामेंट। ठीक है। दूसरा, चूजिंग एंड पर्पसिंग। पर्पसिंग, इट इज पर्पसिंग अराउंड विच प्रोजेक्ट मूव्स। पर्पस निर्धारित करना, क्या उद्देश्य है जिसके चारों ओर प्रोजेक्ट मूव करेगा। तो अगर हम साइंस के विद्यार्थी को या संस्कृत के विद्यार्थी को भेज दें कि बैंक पर प्रोजेक्ट बनाओ, क्या ये पर्पसिव होगा? नहीं ना होगा, क्योंकि उसे क्या करना है, उसके काम नहीं आएगा फर्दर स्टडी में। लेकिन कॉमर्स वाले जाएंगे, इकोनॉमिक्स वाले जाएंगे बैंक पर काम करने, तो इट विल वर्क फॉर देम। अब हम दे दें एक हिस्ट्री वाले को कि लिक्विड का डेंसिटी पता करो, वो कर पाएगा? कर भी नहीं पाएगा, और उसके लिए यूजफुल भी नहीं होगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या पर्पसिंग अराउंड विच प्रोजेक्ट मूव्स। तो प्रोजेक्ट क्या है, उसका नीड या पर्पस होना चाहिए, और सिचुएशन को टीचर डिस्कस करेगा, और टीचर फिर बच्चे को गाइड करेगा डेमोक्रेटिक वे में। थ्रस्ट नहीं करेगा, थोप नहीं देगा, बल्कि डेमोक्रेटिक वे में का मतलब क्या हुआ कि जब प्रोजेक्ट को डिस्कस किया जा रहा है तो हर बच्चे की राय ली जा रही है। डेमोक्रेटिक मतलब सबको इक्वल राइट है, इक्विटी एंड इक्वालिटी के सिद्धांत पर हर बच्चे से पूछा जाएगा, और वो जिसमें उसको सहूलियत होगी उसे उस हिसाब से प्रोजेक्ट दिया जाएगा, थोपा नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेप हुआ। तीसरा स्टेप है प्लानिंग। तो हर बच्चे के सजेशन को ध्यान में रखकर बेस्ट प्लान जो होगा, जिस पर सभी बच्चे एग्री करेंगे, वो प्रोजेक्ट बनेगा। सपोज 6 ग्रुप बना दिया गया, और 6 ग्रुप में 6 ग्रुप के बच्चे अगर अपने अपने प्रोजेक्ट के लिए सहमत हैं तब तो सही है, और अगर मान लो एक ग्रुप में 10 बच्चे हैं और 8 नहीं सहमत हैं, तो वो प्रोजेक्ट नहीं असाइन किया जाएगा, वो प्लान नहीं होगा, प्रोजेक्ट बदला जाएगा। ठीक है। फिर है एग्जीक्यूशन। इसमें क्या है कि जब प्रोजेक्ट अब एग्जीक्यूट हो रहा है, जब प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो रहा है, तो क्या होगा कि बहुत सारा काम करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी होगी, कौन क्या करेगा, सब काम को बांटना पड़ेगा, आपसी सहयोग होना होगा, कोऑपरेशन होना होगा, और एक्टिविटीज़ जो चीज़ है उस प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग जितनी एक्टिविटीज़ है उसको क्या करना होगा, बांटना पड़ेगा स्टूडेंट्स के बीच। और टीचर को करना क्या है, टीचर विल गाइड, तो उसको सफिशिएंट गाइड देना होगा, बच्चों को अच्छे से समझा के भेजना होगा, ये नहीं कि आधा अधूरा बोल के भेज देना है कि बच्चे कंफ्यूज रहें। फिर जजिंग, जब काम हो गया, अब सब को गाइडेंस मिल गया, काम करने चले गए। काम करने के बाद क्या होगा कि उसको रिव्यू करना है, ये नहीं कि काम करके आ गया और रिपोर्ट बना दिया। काम करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे, और रिव्यू करके पता चलेगा कि हमने कहाँ कहाँ गलती की। जहाँ गलती की वहाँ से हम सीखेंगे कि ये चीज़ नहीं होना था। तो रिव्यू करना है, लेसन लर्न फ्रॉम द मिस्टेक, जो गलती हुई उससे लेसन मिला। फिर अपना क्रिटिसिज्म भी करना होगा कि हमसे यहाँ पर गलती हुई, हम यहाँ पर और अच्छा करते, ये सारी चीज़ें। तो जहाँ पर आप खुद को क्रिटिसाइज करने लगे, सेल्फ क्रिटिसिज्म होगा, वो वहाँ पर वो प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपने पूरा इसका मतलब लगन से काम किया है, तभी आपको अपनी गलतियाँ भी दिख रही हैं। ठीक है, आपने मनोयोग से काम किया। फिर सारा कुछ हो गया, उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी कि जो जो एक्टिविटी किया गया उस प्रोजेक्ट में। मान लो 6 ग्रुप है, 6 ग्रुप उसमें रिकॉर्ड करेंगे कि किन किन एक्टिविटीज़ को उन्होंने किया और किस एक्टिविटीज़ में उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिला या अच्छे से हो गया, किस में दिक्कत हुई, ये सारा रिकॉर्ड हो जाएगा। अब प्रोजेक्ट मेथड का एसेंशियल्स, पहला है कि
ये टाइमली होना चाहिए। प्रोजेक्ट मेथड में ये टाइमली होना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है। टाइमली नहीं होने से क्या होगा, एजुकेशन का सेशन होता है ना, हर बैच का सेशन होता है, सेशन को ध्यान में रखते हुए हर प्रोजेक्ट का एक टाइम लिमिट होता है, उसी टाइम लिमिट में उसको ख़त्म करना है। दूसरा, यूजफुल तो होना ही चाहिए। तीसरा, इंटरेस्टिंग होना चाहिए ताकि बच्चों को मन लगे। चैलेंजिंग भी होना चाहिए, इजी प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए कि घर बैठे बन गया। चैलेंजिंग होना चाहिए, मतलब उसमें 10 तरह के लोगों से मिलना, 10 लोग टाइम नहीं दे रहा है उनसे रिक्वेस्ट करना, बात को बनाना, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर बहुत खर्चीला नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिकल, क्योंकि स्टूडेंट्स तो पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं, तो उनके पास तो पैसे होते नहीं है कि वो अपना पैसा लगा के करें, तो इसलिए ये कम खर्च वाला, मतलब अगल बगल के जगहों पर प्रोजेक्ट बनाने जाना चाहिए। और ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए जिससे कि उनके ज्ञान में, उनके अनुभव में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो। अब ये लर्निंग के लॉ पर आधारित है। लर्निंग का लॉ क्या बताता है कि लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट, लर्निंग के तीनों सिद्धांत पर ये आधारित है। साइकोलॉजिकल लॉ है, आपने पढ़े होंगे, आपने पढ़ा होगा। तो 3 लॉ है, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तीनों चीज की हो रहा है ना। रेडीनेस का मतलब क्या होता है कि आप सीखने के लिए तत्पर रहें, इसका मतलब माइंड को ओपन रखें। तो आप ये इस पर आधारित है कि बेस्ड ऑन लॉ ऑफ लर्निंग आप इसे सीखेंगे। कब सीखेंगे, जब आप सीखने के लिए तत्पर रहेंगे, रेडी रहेंगे। लॉ ऑफ इफेक्ट, जो भी आपने बनाया प्रोजेक्ट, जो भी आपने काम किया, उसका प्रभाव होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव मतलब फ्रूटफुल, जो